हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली यू ऑल विल बी गुड और आप अपनी स्टडीज़ में अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। आज हम एक और टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और ये टॉपिक है ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, प्लांट्स एंड एनिमल्स। बायोटेक्नोलॉजी का ये टॉपिक है। इसमें हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स हम उन एनिमल्स को कहते हैं जिनके अंदर कोई फॉरेन जीन मौजूद हो, यानी कि फॉरेन जीन का मतलब है कि किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी से हम कोई जीन उठाकर उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में लगा दें तो वो ऑर्गेनिज्म ट्रांसजेनिक लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाता है। तो ट्रांसजेनिक लिविंग ऑर्गेनिज्म आर दोज हैविंग फॉरेन जीन इंसर्टेड इन इट, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर हमने कोई फॉरेन जीन इंसर्ट किया है। अगर कोई ऐसा जीन है जो आपकी खुद की बॉडी का नहीं है लेकिन आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि इंसर्ट किया गया है, तो वो एक फॉरेन जीन कहलाएगा और आप जो है वो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे। अभी इंसानों पर ये एक्सपेरिमेंट्स नहीं हुए, लेकिन बैक्टीरिया, प्लांट्स और एनिमल्स पर ये एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जिनके अंदर डिफरेंट जीन को जो है वो बैक्टीरिया के अंदर, प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर इंसर्ट किया गया और उनसे भरपूर प्रोडक्ट्स बनाए गए, फ़ायदा उठाया गया। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं, कौन से प्लांट्स हैं, कौन से एनिमल्स हैं जिनको ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर कन्वर्ट किया गया। तो अब उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या उसके फ़ायदे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया आर जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, क्योंकि अब उसके जेनेटिक मटेरियल को हमने मॉडिफाई किया है, उसके अंदर कोई और जीन इंसर्ट करके। जेनेटिकली मॉडिफाइड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन जीन इनटू डीएनए। तो उसका जो बैक्टीरिया का डीएनए है, उस डीएनए के अंदर हमने क्या किया, एक फॉरेन जीन को इंसर्ट कर दिया और अब वहाँ से आपके पास एक ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बन चुका है। हमने जो फॉरेन जीन इंसर्ट किया है उस जीन का जो फंक्शन होगा, अब वो फंक्शन इस बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर परफॉर्म हो रहा होगा और हमें उस तरह की प्रोडक्ट मिल रही होगी। तो ये हमने क्यों, बैक्टीरिया से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हम ये प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसे प्रोडक्ट्स जो किसी और एनिमल में मिलते हैं वो प्रोडक्ट्स हम बैक्टीरिया से बना सकते हैं। इन्वॉल्विंग इंसर्ट अ डिज़ायर्ड जीन इनटू द बैक्टीरियल डीएनए थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हम कोई डिज़ायर्ड जीन जो है वो इजीली बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं विद किसकी हेल्प से, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को पढ़ा है, आपको पता होगा कि किस तरह से जीन को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। आप कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट लेंगे और उसको सबसे पहले एक प्लाज्मिड के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देंगे, तो जब ये प्लाज्मिड के अंदर जाएगा तो आपके पास एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। तो ये प्लाज्मिड जो है, ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड अब बन चुका है। अब इसको आप जो है इसको आप क्या करते हैं, इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को आप इंसर्ट कर देते हैं एक बैक्टीरियल सेल के अंदर थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि आप ऐसे मीडियम के अंदर ऐसे प्लाज्मिड को पुट करेंगे जो कि बैक्टीरिया उसको अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लेगा, उनको ले लेगा और इस तरह से वो हमारा दिया हुआ जीन एक बैक्टीरिया के अंदर पहुंच जाएगा। तो आपको इस तरह से बैक्टीरिया के अंदर एक जीन आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर आप एक जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट करते हैं, उसके बाद उसको एक प्लाज्मिड के अंदर डाल देते हैं। प्लाज्मिड इज देन इंट्रोड्यूस इनटू द बैक्टीरियल स्ट्रेन सच एज एस्चेरिचिया कोली। उसके बाद आप जो है प्लाज्मिड को किसी बैक्टीरिया के अंदर डालते हैं, जैसे कि यहाँ पर ई कोलाई ये आपके पास जो है एस्चेरिचिया कोलाई, ये एक बैक्टीरिया का नाम है, एक बैक्टीरिया की क्लास है। तो इसके अंदर आप सपोज इस बैक्टीरिया के अंदर आपने एक जीन इंसर्ट कर दिया थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन, और ये जो जीन होता है ये इजीली ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बैक्टीरिया के अंदर कोई भी जीन डालना इजी है और वो इसलिए है क्योंकि हम प्लाज्मिड के ज़रिए उसको उसके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से हम एक कोई भी जीन दाखिल कर सकते हैं। लेकिन एनिमल्स और प्लांट्स के केस में थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको हम आगे देखते हैं। The use of transgenic bacteria for insulin production has allowed the large scale of insulin at the lower cost. हम यहाँ पर इंसुलिन की प्रोडक्शन करते हैं
इस बैक्टीरिया से। इंसुलिन को हम किस तरह से बैक्टीरिया से प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमारे पास एक इंसुलिन की जीन मौजूद है। इंसुलिन जो है ये एक्चुअली इंसान के अंदर बनती है और इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि ग्लूकोज की लेवल को कम करता है। तो अगर किसी इंसान के अंदर इंसुलिन की लेवल कम है तो उसको डायबिटीज़ हो जाएगी। तो इसीलिए हम उस डायबिटीज़ के पेशेंट को इंसुलिन जो है वो इंसुलिन की मेडिसिन देते हैं जिसमें इंसुलिन मौजूद हो। तो हम अब इस इंसुलिन को प्रोड्यूस करवाते हैं डिफरेंट सोर्सेज से, जैसे कि हम यहाँ पर बैक्टीरिया से इंसुलिन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इंसुलिन का एक जीन लेंगे जिसको एक प्लाज्मिड के अंदर डाल देंगे। तो अब ये प्लाज्मिड जो है ये एक बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा। उसके बाद अब ये बैक्टीरिया जो है ये बैक्टीरिया वहाँ पर आपको इंसुलिन प्रोड्यूस करता हुआ दिखेगा। यानी कि इस बैक्टीरिया के अंदर जब वो जीन चला जाएगा इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला, तो फिर ये बैक्टीरिया इंसुलिन प्रोड्यूस करने लगेगा। तो इस हेल्प से हम बैक्टीरिया की हेल्प से लोअर कॉस्ट पर ज़्यादा स्केल तक, मतलब कि ज़्यादा अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस करवा सकते हैं, मेकिंग इट मोर एक्सेसिबल टू द पेशेंट विद डायबिटीज़। तो इस तरह से हम डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए इजीली इंसुलिन प्रोवाइड कर सकते हैं। वन ऑफ द ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया आर प्रोड्यूस वंस द ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस दे कैन बी यूज फॉर वेरियस एप्लीकेशंस। अगर हमने एक बार ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर लिया, वो बहुत सारी एप्लीकेशन है उसकी। प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स, उसे हम रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स बना सकते हैं, क्योंकि हमने जब डीएनए इंसर्ट किया तो अब जो नया डीएनए बना है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है और उससे कोई नई प्रोटीन बन सकती है, यानी कि रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बन सकती है। बायो रेमिडिएशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, यानी कि सॉइल के अंदर हम सॉइल को डीकंटामिनेट करने के लिए, उसके अंदर से पॉल्यूशन को निकालने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जीन थेरेपी के अंदर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ट्रांसजेनिक प्लांट्स हम यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स एम्स टू इंट्रोड्यूस न्यू जीन्स। हम यहाँ पर ट्रांसजेनिक प्लांट्स के अंदर न्यू जीन्स को इंसर्ट करते हैं एक प्लांट के अंदर, या फिर हम मॉडिफाई करते हैं प्लांट के अंदर पहले से मौजूद जो जीन्स हैं उनको। तो या तो हम न्यू जीन्स को इंसर्ट करेंगे या तो पहले से मौजूद जीन्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं प्लांट्स को इम्प्रूव करने के लिए, प्लांट के ट्रेट को, प्लांट के कैरेक्टर्स को इम्प्रूव करने के लिए। जैसे कि हमारे पास उसकी हम यील्ड इम्प्रूव करना चाहते हैं, यानी कि उसकी पैदावार, वो कितनी प्रोडक्ट बना रहा है, अगर आपके पास कोई ख़ास गंदम का प्लांट है तो वो कितनी गंदम बना रहा है, ये उसकी यील्ड है। तो अगर हम उसकी यील्ड बढ़ाएंगे तो उसके अंदर से गंदम हमें ज़्यादा मिलेगी और ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगा। डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट बना सकते हैं, यानी कि ऐसे प्लांट्स जो कि किसी खास डिजीज़ के खिलाफ रेजिस्टेंट होंगे और उन डिजीज़ से वो अफेक्ट नहीं होंगे। इसकी वजह से हमें हमारी जो फसल हैं वो फसल ज़्यादा ख़राब नहीं होंगे। और न्यूट्रिएंट अपटेक, यानी कि ऐसे हम प्लांट्स बनाएंगे जो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को इजीली अपटेक कर सकेंगे और वो उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी और ज़्यादा प्रोडक्ट देंगे। एंड प्रोड्यूस यूज़फुल प्रोडक्ट सच एज फार्मास्यूटिकल्स। हम इसमें से मेडिसिन्स बना सकते हैं, वैक्सीन्स बना सकते हैं और बायोफ्यूल्स डिफरेंट प्लांट्स में से हम बनाते हैं। बायोफ्यूल्स का मतलब क्या है, ऐसे फ्यूल्स जो कि नॉन रीन्यूएबल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से हमें मिलते हैं, वो बायोफ्यूल्स होते हैं। बायोफ्यूल्स का मतलब है कि हम ऐसे फ्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनाए, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स से बनाए, वो फ्यूल्स जो है वो बायोफ्यूल्स कहलाते हैं। इसकी कैटेगरी के अंदर आपके पास बायो इथेनॉल आ जाता है। इथेनॉल जो है ये आप फर्मेंटेशन से बनाते हैं, तो ये आपके पास बायोफ्यूल कहलाता है। ऐसे बायोडीजल और बायोगैस वगैरह ये सारे बायोफ्यूल्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं। तो इस तरह से ट्रांसजेनिक प्लांट्स के अंदर हमने क्या किया, एक किसी न्यू जीन को इंसर्ट किया। अब देखें ये जीन हम इंसर्ट कैसे करेंगे किसी भी प्लांट के अंदर, इसके भी डिफरेंट मेथड्स हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी प्लाज्मिड के अंदर इनकॉर्पोरेट करके डायरेक्ट प्लांट सेल के अंदर डाल दें। प्लांट सेल इजीली प्लाज्मिड को जो है वो ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता। ये बैक्टीरिया नहीं है जो प्लाज्मिड को ले लेगा। तो इसमें हम बहुत सारे मेथड्स यूज़ करते हैं जो हम यहाँ पर आगे देखेंगे। कुछ और मेथड्स आपकी बुक के अंदर हैं, उनको देखेंगे किस तरह से ट्रांसजेनिक प्लांट्स और ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर वो मेथड्स अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पर हम सेल्यूलोज जो है इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो सिंपल शुगर्स और उसको फर्मेंटेशन करके, डिस्टिलेशन करके हम उसमें से बायोफ्यूल्स बनाते हैं। यानी कि सेल्यूलोज जो एक प्रोडक्ट है प्लांट्स का,
उस सेल्यूलोज में से हम बायोफ्यूल्स बना सकते हैं, यानी इथेनॉल बना सकते हैं और दूसरे कंपाउंड्स हम बना सकते हैं। इथेनॉल इससे बन सकता है, या फिर अगर हम फर्मेंटेशन किसी और ऑर्गेनिज्म से करें, बैक्टीरिया से करते हैं तो इथेनॉल बनता है, या फिर किसी और आप ऑर्गेनिज्म से फर्मेंटेशन करेंगे तो आपको बायोडीजल और बाकी के सब्सटेंस मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांसजेनिक प्लांट यूज्ड इन बायोफ्यूल प्रोडक्शन इज स्विच ग्रास। स्विच ग्रास एक प्लांट का नाम है जो कि एक ट्रांसजेनिक प्लांट है, यानी कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट है। इसके अंदर कोई और जीन इंसर्ट की गई है। अब ये जो प्लांट है ये हायर लेवल ऑफ सेलुलोज को प्रोड्यूस कर सकता है, यानी कि पहले तो ये सेलुलोज के अमाउंट को कम प्रोड्यूस करता था, अब ये ज़्यादा सेलुलोज प्रोड्यूस करता है क्योंकि इसके अंदर हमने जीन को इंसर्ट किया है। एंड मोर रेजिस्टेंट टू द पेस्ट, और ये पेस्ट के खिलाफ ज़्यादा रेजिस्टेंट है जैसे और अदर डिजीज़ और बाकी की डिजीज़ से। पेस्ट मतलब कि जो कीड़े वगैरह हैं जो प्लांट को ख़राब करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, तो उनसे ये रेजिस्टेंट है, यानी कि वो कीड़े जो है वो ज़्यादा इनके ऊपर नहीं लगेंगे, उन प्लांट्स को ज़्यादा कीड़े नहीं लगेंगे। तो इस तरह से वो पेस्ट रेजिस्टेंस बन जाता है और आपके पास डिफरेंट डिजीज़ से भी वो प्लांट रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि वो डिजीज़ उन्हें इफ़ेक्ट नहीं कर सकती। अदर ट्रांसजेनिक प्लांट्स यूज्ड इन बायोफ्यूल प्रोडक्शन इंक्लूड्स कॉर्न, सोयाबीन और कैनोला। ये 3 प्लांट्स हैं जो बायोफ्यूल प्रोडक्शन के अंदर यूज़ होते हैं। कॉर्न, सोयाबीन और आपके पास जो कैनोला, ये प्लांट्स आप देख सकते हैं, इनको सर्च करके गूगल पे इनकी पिक्चर्स देख सकते हैं। तो ये आपके पास प्लांट्स हैं और आपने ये याद रखने हैं। उसके बाद ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी ऐसे ही है, इनको हम डायरेक्टली कोई जीन इंसर्ट नहीं कर सकते। इसके लिए हम डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करते हैं और डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करके हम यहाँ पर जीन को इंसर्ट करते हैं एक ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर। किसी और ऑर्गेनिज्म का जीन जो है वो एक एनिमल के अंदर हम इंसर्ट करते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स दैट हैड वन और मोर जीन्स फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज़। हम डिफरेंट स्पीशीज़ के जीनोम में से जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं एनिमल्स में से। द गोल फॉर प्रोड्यूसिंग एनिमल्स दैट हैव डिज़ायर्ड ट्रेड्स, हम ऐसे एनिमल्स इसमें प्रोड्यूस करते हैं जिसमें हमारे डिज़ायर्ड ट्रेड्स हो, यानी ऐसे ट्रेड्स हो जो हमें पसंद हैं, जो हमें चाहिए एक एनिमल के अंदर। जैसे कि इम्प्रूव डिजीज़ रेजिस्टेंट, हम ऐसे एनिमल्स बनाना चाहते हैं जो कि किसी खास डिजीज़ से वो रेजिस्टेंट हो, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो भी हमारे पेट्स होते हैं, जो पालतू जानवर होते हैं, उनके अंदर कोई ख़ास किस्म की डिज़ीज़ लग जाती है, बीमारी लग जाती है, तो हम क्या करते हैं या फिर हमारे जो कैटल्स होते हैं, यानी कि जो गाय बकरियां होती हैं, उनके अंदर भी कोई ख़ास किस्म का कोई वायरस लग जाता है, कोई डिज़ीज़ लग जाती है, तो हम अगर ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज़ करें तो वो क्या करेंगी, उन डिज़ीज़ से वो रेजिस्टेंट हो जाएंगे और हमारे एनिमल्स उन डिज़ीज़ से अफेक्ट नहीं होंगे। तो इस तरह से हम डिजीज़ रेजिस्टेंट एनिमल्स बना सकते हैं। इनहेंस ग्रोथ रेट, ऐसे एनिमल्स बना सकते हैं जिनका ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा होगा, वो बहुत जल्दी ग्रो करेंगे और हमें ज़्यादा एनिमल्स मिलेंगे बहुत जल्द, उनका रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा, ग्रोथ भी ज़्यादा होगी और हमें उससे प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेंगे। आर एबिलिटी टू प्रोड्यूस फार्मास्यूटिकल्स, या फिर हम उन एनिमल्स की अंदर किसी खास प्रोडक्ट को जो है बनाने की उनके अंदर जीन डाल देंगे तो वो किसी खास प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा हमें अमाउंट में बना के देंगे। वन मॉडर्न एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास एक कॉमन एग्जांपल जो कि मेडिसिन की फील्ड के अंदर है, जैसे कि ट्रांसजेनिक एनिमल का एक एग्जांपल है कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हैं वो इंसान के अंदर जो प्रोटीन्स बनती हैं वही प्रोटीन हम ट्रांसजेनिक एनिमल से बना सकते हैं, यूज्ड फॉर वेरियस डिजीज़, और वो बहुत सारी डिजीज़ के लिए ये प्रोटीन्स यूज़ हो सकती हैं। यानी कि जो इंसान को ज़रूरत है जिस प्रोटीन की, वो प्रोटीन हम किसी एनिमल से बनवा रहे हैं और उसके बाद वो हम एक किसी इंसान के अंदर यूज़ कर सकते हैं डिज़ीज़ को ख़त्म करने के लिए। वन सच एग्जांपल इज़ एंटीथ्रोम्बिन। एंटीथ्रोम्बिन जो है ये प्रोटीन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर जो है वो उसके अंदर यूज़ होता है। तो अब ये प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है, तो इस तरह से ब्लड क्लॉटिंग हमारी बॉडी में नहीं होगी विद इस एंजाइम के यूज़ से, इस प्रोटीन के यूज़ से। तो अब यहाँ पर एंटीथ्रोम्बिन जो है ये यानी कि एक इंसान के लिए यूज़फुल है। तो हमने क्या किया, एक ट्रांसजेनिक एनिमल के
मिल्क के अंदर हमने इसको प्रोड्यूस करवाया, यानी कि एक हमने ट्रांसजेनिक गॉट बनाई और उस गॉट के अंदर एंटी थ्रोम्बिन बनाने की जीन जो है वो इंसर्ट कर दी। तो अब उस गॉट के मिल्क के अंदर हमने देखा तो ये एंटी थ्रोम्बिन उस मिल्क के अंदर ये प्रोड्यूस हो रहा था। तो अब गॉट के मिल्क के अंदर एंटी थ्रोम्बिन प्रोटीन हम प्रोड्यूस करवा के उसको हम ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि किसी इंसान के अंदर ब्लड क्लॉटिंग के डिसऑर्डर्स हैं तो उसके लिए हम एंटी थ्रोम्बिन यूज़ करेंगे। और वो कहाँ से आया, एक गॉट के अंदर प्रोड्यूस हुआ उसके मिल्क में से। दिस इज स्पेशली यूजफुल फॉर एरियाज वेयर फूड इज स्केर्स एंड इंक्रीज अमाउंट ऑफ फूड इज अवेलेबल। तो यहाँ पर ये बात का कोई मतलब नहीं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये हम ऐसे एरियाज़ में इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर फूड जो है वो कम है, फूड बहुत कम है, और हम वहाँ पर एनिमल से बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ फूड को प्रोड्यूस करवा सकते हैं, यानी कि फ़ूड की प्रोडक्शन हम एनिमल से बढ़ा सकते हैं इस टेक्निक से। उसके बाद आपके पास कुछ टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए से हम, अब देखिए हमने कहा कि एनिमल और प्लांट्स के अंदर हम जीन को इजीली इंसर्ट नहीं कर सकते। उसके लिए जो टेक्निक्स हैं, एक सेल के डीएनए के अंदर जीन को इंसर्ट करना, उसके लिए टेक्निक्स यहाँ पर लिखे हुए मेथड्स, इनको हम पढ़ते हैं। और लेकिन बैक्टीरिया के अंदर आपके पास वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बहुत इजी मेथड है। आप किसी मीडियम के अंदर आप प्लाज्मिड्स को रखते हैं, उनके अंदर अपना जीन डालकर प्लाज्मिड्स को रखते हैं और वो इजीली जो बैक्टीरिया है वो उसको टेक ओवर कर लेता है। अब इलेक्ट्रोपोरेशन ये एक ऐसी तरीका है जिसके अंदर से हम जीन को इंसर्ट करते हैं और हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पल्सेस क्रिएट टेम्पररी पोर्स इन द सेल मेम्ब्रेन अलोइंग डीएनए टू इंटर। तो यहाँ पर सबसे पहले बहुत ज़्यादा वोल्टेज दी जाती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दी जाती है, इलेक्ट्रिकल पल्स दी जाती है, यानी कि वोल्टेज के झटके दिए जाते हैं जिसकी वजह से किसी सेल की मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो परमिएबल बन जाती है, ज़्यादा परमिएबल बन जाती है, उसके अंदर पोर्स बन जाते हैं जिसकी वजह से कोई डीएनए इजीली उस सेल के अंदर इंटर कर पाता है। तो इस तरीके को हम कहते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन। इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए हम किसी सेल के अंदर उसकी परमिएबिलिटी बढ़ा रहे हैं, किसी सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बढ़ाकर हम उसमें डीएनए को इंटर कर रहे हैं। उसके बाद है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन यानी कि डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस। हम किसी सेल के न्यूक्लियस के अंदर डायरेक्टली डीएनए को इंजेक्ट करेंगे विद अ नीडल, यानी कि एक नीडल को यूज़ करके, जो कि बहुत बहुत छोटी नीडल होगी। एक्चुअली हम किसी सेल के अंदर इसको इंटर नहीं करेंगे बल्कि हम एक यहाँ पर एम्ब्रियो के अंदर भी इंटर कर सकते हैं। अब देखें एम्ब्रियो के अंदर इंटर क्यों करना है। अब जब हम किसी एम्ब्रियो के अंदर, एम्ब्रियो के डीएनए के अंदर अगर हम कोई जीन इंसर्ट कर देंगे तो जब वो एम्ब्रियो डिवाइड होगा उसमें से सेल्स ज़्यादा बनेंगे और उसमें से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जब डेवलप होगा, यानी कि उस एम्ब्रियो के अंदर फर्टिलाइजेशन होगी और उसके बाद आगे चल के आपके पास कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो उस ऑर्गेनिज्म के हर सेल के अंदर वो डीएनए मौजूद होगा। तो इसीलिए हम एम्ब्रियो के अंदर भी ये कोई जीन इंसर्ट कर सकते हैं और इसके अंदर माइक्रो इंजेक्शन यूज़ किया जाता है, यानी कि एक फाइन नीडल के ज़रिए हम फिज़िकली एक डीएनए को इंटर करते हैं। इसके लिए एक मशीन चाहिए होती है जिसकी वजह से हम उसमें इंटर करेंगे। उसके बाद हमारे पास आती है बायोलिस्टिक या फिर जीन गन। जीन गन जो है ये एक तरह की गन होती है और उसमें बहुत जो है, इसमें भी ये नीडल का सेम ही मेथड है जिसमें एक सेल के अंदर आप डीएनए को इंसर्ट करते हैं नीडल की हेल्प से। और इसमें आप जो है जीन गन का यूज़ करके एक छोटे से पार्टिकल होंगे, उन पार्टिकल्स पर आप डीएनए को कोट कर देंगे, यानी कि उन पार्टिकल्स के ऊपर आप डीएनए को लगा देंगे तो वो पार्टिकल्स हाई स्पीड के साथ उनके अंदर जाएंगे, सेल के अंदर जाएंगे और वहाँ पर जाकर वो एम्ब्रियो या सेल के अंदर जाकर पहुँच जाएंगे। उसके साथ हमारा वो डीएनए भी पहुँच जाएगा जो डीएनए हम उन पार्टिकल्स के साथ हमने कोट कर दिया है। तो यानी कि पार्टिकल्स लेंगे, उनके साथ डीएनए को कोट कर देंगे और जीन गन के थ्रू वो सेल के अंदर चले जाएंगे। तीसरा मेथड है एग्रोबैक्टीरियम। ये एग्रोबैक्टीरियम जो है ये स्पेशली प्लांट्स के लिए ये मेथड यूज़ होता है और ये प्लांट्स के अंदर हम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि हम यहाँ पर यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमफेशियन, ये आपके पास एक बैक्टीरिया है और इसको हम यूज़ करते हैं टू इंट्रोड्यूस इनटू द प्लांट सेल। प्लांट सेल जो है ये एक बैक्टीरिया को इजीली जो है टेक ओवर कर लेता है। बैक्टीरिया जो है ये प्लांट सेल के साथ बहुत कॉम्पेटिबल। एग्रोबैक्टीरिया जो है ये क्या करता है
ये प्लांट सेल के साथ जो है डीएनए में थोड़ा सा एक्सचेंज करता है, यानी कि ये अपना डीएनए थोड़ा सा प्लांट सेल के अंदर ट्रांसफर करता है। तो यहाँ पर ये एग्रोबैक्टीरिया ये इंट्रोड्यूस करता है डीएनए को प्लांट सेल के अंदर। तो हम क्या करते हैं कि एग्रोबैक्टीरिया के अंदर अपना जो है डीएनए का जो छोटा सा मॉडल है, यानी कि कोई जीन है, उसको हम एग्रोबैक्टीरियम के अंदर इंसर्ट कर देंगे। तो जब ये ट्रांसफ़र करेगा किसी प्लांट सेल के अंदर, तो हमारे पास हमारा जीन प्लांट सेल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा, या फिर इसको हम एम्ब्रियो के अंदर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से एक पोर्शन हमारा डीएनए का जो है वो यहाँ पर इसको हम कहते हैं टी डीएनए। ये टी डीएनए जो है ये एग्रोबैक्टीरियम का डीएनए है, और ये हमारे पास ट्रांसफ़र होता है प्लांट सेल के अंदर। तो टी डीएनए की जगह पे हम अपना डीएनए को यूज़ करेंगे, अपने डीएनए को यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से हमारा डीएनए रिप्लेस हो जाएगा उसके साथ। तो हमारे पास इस तरह से हम डीएनए को इंसर्ट कर सकते हैं प्लांट सेल के अंदर। उसके बाद है लिपोसोम मीडिएटेड इन्फेक्शन। लिपोसोम का मतलब है एक लिपिड के बने हुए यहाँ पर पार्टिकल्स होते हैं जिन जो लिपिड से कोटेड होते हैं और अंदर से वो खाली होते हैं। तो उनके वो एक्चुअली जाकर अटैच होते हैं किसके साथ, किसी सेल के साथ या किसी एम्ब्रियो के साथ। तो यहाँ पर लिपोसोम जो है टाइनी स्फीयर्स हैं लिपिड के, और इनको हम क्या करेंगे, इनकैप्सुलेट कर देंगे डीएनए के अंदर, यानी कि इन लिपोसोम के अंदर हम क्या करेंगे, किसी डीएनए को इन लिपोसोम के अंदर रख देंगे। तो विच इज़ देन इंट्रोड्यूस इनटू द सेल, और उसके बाद ये लिपोसोम जो कंप्लीट मॉलिक्यूल है ये सेल के अंदर चला जाएगा, जिसकी वजह से हमारा डीएनए भी उसके अंदर सेल के अंदर चला जाएगा। वायरल वेक्टर्स का यूज़ करते हैं, मॉडिफाइड वायरसेस होते हैं जो कि डिलीवर करते हैं डीएनए को। ये वायरसेस जो है ये ज़्यादा स्पेसिफिक सेल्स के लिए हम यूज़ करते हैं, यानी कि ये वायरसेस होंगे, उनके अंदर हम अपना डीएनए इंसर्ट कर देंगे और वो जाएंगे किसी एनिमल सेल के अंदर या फिर प्लांट सेल के अंदर, तो वहाँ पर जाकर ये यूज़ होंगे। तो यानी कि ये हम जीन थेरेपी के अंदर एनिमल्स के सेल्स के लिए वायरल वेक्टर्स को यूज़। अब ये छोटा सा और इजी सा टॉपिक है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर हम बायोटेक्नोलॉजी का रोल पढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट, वायरस रेजिस्टेंट या हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट। यानी कि हम ऐसे प्लांट्स बनाते हैं जो इंसेक्ट से रेजिस्टेंट होंगे, वायरस से या फिर हर्बिसाइड से वो प्लांट्स रेजिस्टेंट हों। ऐसे प्लांट्स हम कैसे बनाएंगे, हम कोई जीन इंसर्ट करके। अब देखें यहाँ पर हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाने वाले हैं, और वो ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या होंगे, रेजिस्टेंट होंगे किसी खास चीज़ के खिलाफ। तो अब यहाँ पर सबसे पहले इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट को देख लेते हैं। साइंटिस्ट फुली डेवलप्ड द जेनेटिकली मॉडिफाइड, यानी कि जीएम प्लांट्स, इनको जीएम प्लांट्स कहा जाता है, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स दैट प्रोड्यूस टॉक्सिन्स कॉल्ड बैसिलस। यहाँ पर ये थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पर एक बैक्टीरिया होता है जिसे हम कहते हैं बैसिलस थ्रिंजिनेसिस। तो ये बैसिलस थ्रिंजिनेसिस ये एक ऐसी प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो प्रोटीन किसी खास टाइप के पेस्ट के खिलाफ जो है वो उसके लिए टॉक्सिक होती है। तो वो प्रोटीन इस बैक्टीरिया के अंदर प्रोड्यूस की जाती है। तो अब अगर हम वही प्रोटीन किसी प्लांट के अंदर प्रोड्यूस करें, तो फिर वो पेस्ट के खिलाफ क्या होगी, प्लांट भी पेस्ट के खिलाफ जो है वो टॉक्सिक प्रोड्यूस करेंगे, और उसकी वजह से पेस्ट से उन्हें छुटकारा मिल जाएगा। तो ये टॉक्सिन जो है ये टॉक्सिक होता है सर्टेन पेस्ट से, सच एज यूरोपियन कॉर्न बोरर या फिर कॉटन बॉलीवर्ड। ये आपके पास दो पेस्ट हैं जो कि एक तो आपके पास ये कॉर्न बोरर, ये कीड़े दोनों कीड़े ही का नाम है, इसको भी आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। ये पेस्ट जो हैं ये ज़्यादा प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। तो अगर हम ऐसे प्लांट्स बनाएं जिनके अंदर इसकी जीन हम लगा दें, इस बैक्टीरिया की जीन लगा दें, तो अगर इस बैक्टीरिया की वो जीन जो कि टॉक्सिक प्रोटीन प्रोड्यूस करती है, तो वो जीन अगर प्लांट्स के अंदर चली जाएगी तो प्लांट्स भी कुछ टॉक्सिक प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से ये कॉर्न बोरर और ये ऐसे कीड़े जो हैं ये उन टॉक्सिन की वजह से वहाँ से भाग जाएंगे, यानी कि उस प्लांट को नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगे, तो वो प्लांट इंसेक्ट रेजिस्टेंट बन जाएगा। तो द बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस बाय अ जीन ट्रांसफर इनटू द प्लांट्स जीनोम। तो हम प्लांट्स जीनोम के अंदर वो जीन इंसर्ट कर देंगे। यूजुअली एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन, हम यहाँ पर एग्रो मीडिएटेड बैक्टीरियम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे, यानी कि एक मेथड है जो कि हमने ऊपर पढ़ा। टॉक्सिन इज़ हाईली स्पेसिफिक, ये टॉक्सिन जो है ये बहुत स्पेसिफिक हैं टारगेटेड पेस्ट पर, यानी कि किसी खास किस्म के पेस्ट पर ये अप्लाई होंगे, लेकिन हर किसी की नॉन टारगेटेड स्पीशीज़ को ये नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, यानी कि सिर्फ वो पेस्ट
किसी खास एक पेस्ट को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन बाकी के जो भी इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हैं बाकी ऑर्गेनिज्म उनको ये नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब वायरस रेजिस्टेंट प्लांट, ऐसे प्लांट्स जो कि वायरस से रेजिस्टेंट हैं, इनके अंदर भी हम ऐसे जीन्स इंसर्ट कर देते हैं जो कि ऐसी प्रोटीन बनाते हैं जो वायरसेस के मैकेनिज्म को थोड़ा सा डिस्टर्ब करती हैं या वायरसेस को ग्रो नहीं होने देती। तो विच प्रिवेंट वायरस फ्रॉम रेप्लिकेशन एंड इन्फेक्शन टू प्लांट्स। तो ये प्रोटीन जो है ये वायरस को क्या करेगी, रेप्लिकेशन नहीं होने देगी या फिर उसको इन्फेक्शन काज नहीं करने देगी। तो प्लांट्स इससे बच जाएंगे क्योंकि प्लांट्स वो, अब हमने क्या किया है किसी और चीज़ से जो कि उस वायरस के अंदर वो वायरस से क्या है पहले से रेजिस्टेंट है, तो उसके अंदर हमने रेजिस्टेंस वाला जीन जो है वो निकाला और प्लांट्स के अंदर लगा दिया। तो जब हमने प्लांट्स के अंदर वो जीन इंसर्ट कर दिया तो अब प्लांट्स भी क्या हो गए, वायरस के खिलाफ रेजिस्टेंट हो गए और अब वायरस उन पर इफ़ेक्ट नहीं कर सकता। ये किसी खास एक वायरस की हम बात करें, हर वायरस से प्लांट जो है वो रेजिस्टेंट नहीं हो सकता। द कॉड प्रोटीन जीन इज अदर ट्रांसपोर्टेड टू बैक्टीरियम। ये कॉड प्रोटीन जो जीन है इसको हम एग्रो बैक्टीरियम मेथड ट्रांसफॉर्मेशन से जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वायरल वेक्टर का भी यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। सेवरल वायरस क्रॉप रेजिस्टेंट क्रॉप्स हैव बीन डेवलप्ड। बहुत सारे क्रॉप्स यहाँ पर डेवलप भी किए जा चुके हैं हमारे पास और उनके एग्जांपल्स भी यहाँ पर बहुत सारे आपके पास हैं। बायोटेक्नोलॉजी टू कम्बैट द थ्रेट ऑफ द वायरल डिजीज़। जब भी वायरल डिजीज़ आती हैं तो हमने क्या किया कि वो उनका जीन जो है उनके खिलाफ जो रेजिस्टेंस का जीन है वो डिफरेंट प्लांट्स के अंदर हमने डाल दिया ताकि वो प्लांट्स जो है वो उन वायरस से इन्फेक्ट ना हो। अब यहाँ पर जैसे कि पपिया की बात हो रही है तो पपिया जो है ये एक वायरस होता है जिसका नाम है रिंग स्पॉट। ये रिंग स्पॉट जो है वायरस ये पपिया को क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है। तो हमने पपिया को ऐसा बना दिया, उसके अंदर एक जीन इंस्टॉल कर दिया जो कि अब इस वायरस से अब इन्फेक्ट नहीं होगा। तो अब यहाँ पर टोमेटो को भी हमने, टोमेटो येलो लीफ कर्ल वायरस, ये एक वायरस का नाम है। टोमेटो येलो लीफ कर्ल वायरस जो है ये वायरस टोमेटो के प्लांट को इन्फेक्ट करता था। तो हमने क्या किया, एक ऐसा जीन लिया जो कि रेजिस्टेंट है इस वायरस के खिलाफ, वो हमने टोमेटो के प्लांट के अंदर इंसर्ट कर दिया। तो अब ये टोमेटो जो है ये अब इस वायरस से इन्फेक्ट नहीं होगा। इसी तरह से पोटैटो रेजिस्टेंट है जो है पोटैटो वायरस, ये एक वायरस है, इस वायरस से ये पोटैटो प्लांट जो है ये रेजिस्टेंट है। इस तरह से मेज़ जो है, मेज़ की डिफरेंट वैरायटीज़ को हमने ऐसा बना दिया जैसे कि मेज़ ड्वार्फ मोज़ाइक वायरस, ये एक वायरस का नाम है और इस वायरस से रेजिस्टेंट है ये मेज़ का प्लांट जो हमने बनाया है। तो इस तरह से डिफरेंट जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हमने बनाए हैं। अब यहाँ पर हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट्स भी आते हैं। हर्बिसाइड जो है ये कुछ ऐसी केमिकल्स होते हैं जो कि वीड को जो है वो किल करते हैं। वीड हम कहते हैं किसी जो एक्स्ट्रा घास फूस जो बनती है किसी फसल के अंदर, हम जब फसल जो है वो हम क्रॉप्स को ग्रो करवाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ अनवांटेड ग्रास जो है वो वहाँ पर ग्रो होना शुरू हो जाती है। तो हम वहाँ पर हर्बिसाइड को अप्लाई करते हैं और वो हर्बिसाइड जो है वो उस अनवांटेड ग्रास को जो है वो ख़त्म करते हैं, यानी कि किसी खास एक ग्रास के टाइप को वो ख़त्म करेंगे। तो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट्स आर डेवलप्ड। अब हमने क्या किया कि ऐसे जीन्स इंसर्ट किए जिनके पास एक ऐसी एंजाइम है जो कि हर्बिसाइड के खिलाफ उसको डिटॉक्सिफाई कर सकती है, यानी कि वो अब प्लांट्स हर्बिसाइड से इन्फेक्ट नहीं होगी। ये हर्बिसाइड जो है ये प्लांट्स को भी पहले इफ़ेक्ट करता था, लेकिन अब हमने हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट्स बना दिए हैं। तो अब क्या हो रहा है कि हम जब भी हर्बिसाइड को अप्लाई कर रहे हैं तो उससे सिर्फ वो घास फूस जो है, वीड जो है वो वीड ख़त्म हो रही है, बाकी आपके पास ये बाकी हमारे जो क्रॉप्स हैं वो क्रॉप्स ख़त्म इससे नहीं हो रहे हैं, यानी कि क्रॉप्स को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है। तो ये आपके पास प्लांट्स रेजिस्टेंस हैं हर्बिसाइड इफ़ेक्ट से। दिस अलाउज फार्मर टू यूज़ स्पेसिफिक हर्बिसाइड टू कंट्रोल वीड्स। इससे हम वीड को कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट हार्मिंग द क्रॉप्स। इससे हमारे क्रॉप्स हार्म भी नहीं होंगे, तो हमारे फसल को नुकसान नहीं होगा, लेकिन हम वीड को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो द मोस्ट यूज़फुल हर्बिसाइड आर ग्लाइफोसेट। ये ग्लाइफोसेट जो है ये एक हर्बिसाइड का नाम है और हमने जो प्लांट डेवलप किया है इंसान ने वो है ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट, यानी कि जब हम ग्लाइफोसेट अप्लाई करेंगे तो ये प्लांट उसके खिलाफ रेजिस्टेंट होगा। और ये डेवलप किया था ये प्लांट, ये मॉन्सेंटो कंपनी ने डेवलप किया था जो कि एग्रोकेमिकल कंपनी है और इस कंपनी को राउंड अप रेडी भी कहते हैं, लेकिन ये अब कंपनी ये
अभी मौजूद नहीं है, इसका नाम वगैरह चेंज हो चुका है। तो इस तरह से ये आपके पास आज का टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और मेहनत करते रहें। थैंक यू।